उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक 2024 जब से पेश किया है, तब से पूरे उत्तर प्रदेश में न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आम लोगों में भी इस विधेयक को लेकर के तमाम बहस मुबाहिसों का दौर शुरू हो चुका है। लोग आशंकित हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। विपक्ष ही नहीं, खुद सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस विधेयक का सार्वजनिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है। क्या कुछ इस विधेयक की खामियां हैं, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, इन सभी मुद्दों पर हम राय जानने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सिविल एक्सपर्ट्स, हमारे जनपद सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता और राजा महमूदाबाद प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट तक राज्य सरकार की ओर से मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत चंद्रा जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ नजूल जो विधेयक आया है इसमें क्या कुछ है। अजीत जी, पहले तो आपका हमारे यूवी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि जो नया विधेयक आया है इसमें तमाम आशंकाओं को लेकर के बहस मुबाहिसों का दौर जारी है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। सरकार का अपना तर्क है, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उनके अपने तर्क हैं, और जो लोग इन संपत्तियों पर काबिज हैं उनकी तमाम तरीके की आशंकाएं हैं। चूँकि आप इन मामलों के मर्मज्ञ हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं। देखिए, ये जो नया विधेयक आया है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ, ये नजूल संपत्ति को किस तरीके से उसका निस्तारण किया जाए, उस पर क्या अधिकार होंगे नजूल के पट्टाधारकों के, और किस प्रकार से संपत्ति को हम निस्तारित करेंगे, इसके संबंध में है। क्योंकि इस बहुत भ्रांति है, और इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि नजूल शब्द, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, और नजूल है क्या, नजूल संपत्ति है क्या। तो यदि अगर हम शुरुआत से चलें तो देखिए, जब ब्रिटिश शासन काल में ये भारतवर्ष अधीन था अंग्रेज़ों के, और लेकिन तमाम जो भारतीय जो इसका विरोध कर रहे थे, उनमें से सबसे पहली जो क्रांति शुरू हुई 10 मई 1857 को मेरठ से, और तात्या टोपे के नेतृत्व में उसने जो यहाँ क्रांति फैलाई, वो धीरे धीरे अवध में फैलते फैलते वो पूरे भारत में फैली। उस समय उस जो क्रांति हुई थी, प्रथम संग्राम हमारा, जिसे सिपाही म्यूटनी कहा गया, उसको दबाया गया फरवरी 1858 में। जब 1858 में वो क्रांति बिल्कुल कुचल दी गई और तमाम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तमामों को फांसी हो गई, तमाम उसमें अरेस्ट हो गए, तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसरॉय थे इंडिया के। लॉर्ड कैनिंग ने 15 मार्च 1858 को एक प्रोक्लेमेशन जारी किया, और वो जो प्रोक्लेमेशन है वो 31 मार्च 1858 के गज़ट में, भारत के गज़ट में वो अधिसूचित है। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है, जहाँ जहाँ से इस की शुरुआत हुई है क्रांति की, वो सब सारी की सारी जो ज़मीन है, इट इज़ कॉन्फिस्केटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। एवरी इंच ऑफ लैंड फ्रॉम वेयर म्यूटनी स्टार्टेड इज़ कन्फिस्केटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। कन्फिस्केशन का मतलब होगा कि वो नाजिल हो गई। नाजिल का एक मतलब ये होता है कि वो जब्त शुदा जायदाद भी कहा जाता है। वैसे तो एक नाजिल का एक लिटरली मीनिंग ये भी होता है कि एक डिवाइन उसका अवतरण है, उसको भी। और यहाँ पर जो उर्दू डिक्शनरी में आप देखेंगे तो उसके आगे लिखा जायदाद मुनज़ब्ता या जब्त शुदा जायदाद। तो वो जायदाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब्त होकर के जहाँ जहाँ म्यूटनी हुई थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो गई। इसके बाद इन्होंने और सेटलमेंट किया कि भाई इसमें तमाम हमारे प्रोप्राइटर्स से तमाम लोग रह रहे हैं संपत्ति में, तो इसका किस तरीके से प्रबंधन होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए उसी प्रोक्लेमेशन में आगे दिया गया कि साहब ऐसा है कि जो आ करके जो लोग ये हमें सेटिस्फाई कर देंगे कि वो लोग ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ नहीं थे, उन्होंने उनका कत्ल आम जो था उसमें शरीक नहीं थे, इस गदर में शरीक नहीं थे, तो उनको हम बख्श देंगे। जनरल जे आउट्रम उस समय चीफ कमिश्नर अवध के थे, उन्होंने एक लेटर इशू किया, और उनका जो लेटर है, ये 25 मार्च का जो लेटर हुआ है 1858 का, उस लेटर में उन्होंने ये कहा कि भाई जिन्होंने आकर के हमारे सामने ये साबित कर दिया कि हम इसमें शरीक नहीं थे, उनको हम माफ़ कर देंगे। और एक सनद कबूलियत बनाई उन्होंने, कंडीशन, और कंडीशन ये थी कि
अगर प्रोप्राइटरी राइट्स हमें फिर से बहाल करने थे, क्योंकि व्यवस्था में फिर से संभालनी थी कि सबके प्रोप्राइटरी राइट्स ख़त्म हो गए हैं, तो जिनको प्रोप्राइटरी राइट्स, उन्होंने 7 लोग थे कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का साथ देके लड़े थे, उन 7 लोगों को तो उन्होंने कहा कि इनके बरकरार रहेंगे प्रोप्राइटरी राइट्स। बाकी ये कहा कि जो आदमी आकर के हमें अंडरटेकिंग दे कि आई शैल बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई विल शो माई लॉयल्टी, सिंसियरिटी, जील, अटैचमेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, विल बी गिवन प्रोप्राइटरी राइट। और ये भी कर दिया कि वायलेशन ऑफ एनी कंडीशन विल annul माई राइट्स एंड राइट्स ऑफ माई हेयर। तो जिस व्यक्ति ने आकर वो अंडरटेकिंग दे दी, उसके उन्होंने राइट्स बहाल कर दिए। अब इसके बाद ये हुआ कि भाई ज़मीन तो नज़ूल की सब आपने कर ली, चूँकि उसमें नज़ूल शब्द आ गया था कि ये कन्फिस्केटेड जायदाद मुंज़ब्ता है, तो उस जगह पर जो लोग बस रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए अब आपको हम पट्टेदार बना के रूप में मान्यता देते थे, आप ये हम कन्विंस हो गए आप नहीं इसमें शरीक थे, तो उन्होंने कहा हम आपको पट्टा दे रहे हैं, आप इसमें रहिए, यूज़ करिए। एक गार्डन का पट्टा दे दिया कि साहब आप इसका गार्डन पर्पज़ में यूज़ करिए। किसी को ये कहा रिहाइश पर्पज़ का दे दिया, तो बंगला दर्ज है या रिहाइश पर्पज़ का उन्होंने पट्टा दे दिया। लेकिन राइट्स उसमें मिल्कियत सरकार कैसर हिंद यानी सरकार की ही रही। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया, और उस एक्ट के बिना पर जो वर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसको वर्ड रिप्लेस होकर के यूनियन ऑफ इंडिया आ गया। यानी जो कन्फिस्केटेड लैंड थी, जो जायदाद मुंज़ब्ता थी, जो नज़ूल ज़मीन हुई थी, उसकी जो मिल्कियत है वो सरकार कैसर हिंद में आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रेस्पेक्टिव स्टेट में डाल दिया। रेस्पेक्टिव स्टेट ने मैनेजमेंट के लिए लोकल बॉडी को दे दिया, जिसमें टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी शामिल है, टाउन एरिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल बोर्ड, नोटिफाइड एरिया, जो जैसी जहाँ जो स्थिति थी। अब उस नोटिफाइड एरिया में जो मैनेजमेंट का उन्होंने उनके सुपुर्द कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो जायदाद जो सिपाही म्यूटिनी यानी स्वतंत्रता संग्राम के समय के कुचलने के बाद जो जब्त की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वहाँ से जो भारत सरकार में आई थी, वो भारत सरकार से वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में नियत कर दी गई थी। उसकी मिल्कियत की जो जायदाद है वो नज़ूल संपत्ति है। अब इस नज़ूल संपत्ति के लिए आप ये देखिए कोई एक्ट नहीं बना, कोई एक्ट नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ एक नज़ूल मैनुअल के नाम से एक हम लोगों के लिए गाइडलाइन है, जो एक मिस्टर MS अंसारी थे, रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर नज़ूल डिपार्टमेंट के, उन्होंने नोटिफिकेशंस वगैरह कंपाइल करके एक बनाई है। तो वही गाइडलाइन है। हालांकि एक लेजिस्लेटिव जो वसूल है कि एक्ट बनता है, एक्ट से रूल्स बनते हैं और रूल से मैनुअल बनता है, लेकिन यहाँ ना एक्ट है ना रूल है, सीधे मैनुअल से हम लोग गाइड हो रहे हैं इस समय। और उसी नज़ूल मैनुअल के अंतर्गत आप जो जैसा सीतापुर के बारे में आप कह रहे हैं, तो सीतापुर तो कन्फिस्केटेड एरिया। अब आपका जो छावनी कदीम है, छावनी कदीम में देखिए आप सिविल लाइन्स क्षेत्र सबसे पहले आया। इसके बाद आप और बढ़ें तो छावनी कदीम में आप बाज़ार का भी एरिया जो है छावनी कदीम का वो उसी में आ जाता है। उसके आगे परेड का एरिया वो भी छावनी कदीम में आ जाता है। नई बस्ती का एरिया वो भी छावनी कदीम के अंतर्गत है। स्वरूप नगर वो भी छावनी कदीम के अंतर्गत है। इसी तरीके से तामसेनगंज का जो पूरा एरिया है वो सब छावनी। तो ये सारे मोहल्ले नज़ूल हैं। अब जैसे नई बस्ती है, तामसेनगंज है, वहाँ बैनामे पे बैनामे होते हैं और आदमी अपने ही बैनामे को समझ रहा कि ये टाइटल डीड है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बैनामे बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि प्रिंसिपल जो लेसी है उसके राइट्स कब एक्सटिंग्विश हो गए और किसी ने बैनामा करा लिया, वो तो समझता कि हम जायदाद के मालिक हैं। लेकिन आप नई बस्ती में देखिए कोई भी आपको प्लॉट खाली नहीं मिलेगा, सब मकान घने घने बने हैं। आलमनगर मोहल्ला सब घने घने मकान बने हैं। नज़ूल की पूरी प्रॉपर्टी है, जेल रोड सब घने मकान बने हैं। लेकिन आदमी ये समझता है अब ये आया कि साहब अगर ये नज़ूल के अंदर सब इस जो नया ये अधिनियम आया है, ये जो नया अधिनियम आया उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनात् प्रबंध एवं उपभोग विधेयक 2024, इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसको लेकर के इतना हो हल्ला मचा हुआ है? जो लोग नजूल भूमियों या संपत्तियों पर काबिज हैं वो तमाम तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो आशंकित हैं। तो इसमें क्या कुछ है? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है उन्होंने उनके फ्री होल्ड राइट ख़त्म कर दिया है। जो एक हमारा क्राउन ग्रांट एक्ट, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 था, जो रिपील हो गया 1917 में, उसमें एक ये प्रोविज़न था कि कलेक्टर के सीधे लेटर पे, डायरेक्ट एक लेटर पे
अलॉट हो जाती थी भूमि, अब वो तो रिपील हो गया। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट ने एक ये कहा कि अब हम किसी को पट्टा नहीं करेंगे। अब जो पट्टेदार हैं उनकी पोजीशन नहीं एक्सप्लेन है, यानी फ्री होल्ड राइट्स उन्होंने ख़त्म कर दिए। अब जो जिसके मकान जो वो हज़ारों लोग जो पुश्त दर पुश्त रहते चले आ रहे हैं, वो उनके तो पूरे अधिकार ही समाप्त हो गए। आप इन घने घने मोहल्लों पड़ाव पे देख लीजिए, बाज़ार को देख लीजिए, बाज़ार सीतापुर की घनी बाज़ार जो है, ये मंडी, पटवा मंडी, नमक मंडी, जिसने फ्री होल्ड नहीं करा है वो सब चबूतरे दर्ज हैं, और चबूतरे सब आलमनगर मोहल्ला, ये चूड़ी वाली गली उसके पीछे सब, वो सब नजूल में है। रंपा टॉकीज रोड का वो सारा एरिया पूरा नजूल में है। तो उसमें इतनी घनी बस्ती में, और वो बरसों से बिकते चले आ रहे हैं, जो उसमें रह रहा वो तो समझता कि हम मिल्कियत में हैं। अब नजूल के राइट्स फ्री होल्ड ना हो पाने के वजह से उन आगे वरासत में दिक्कत आएगी। मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि हम चलिए संशोधन करके 30 वर्ष का पट्टा हम रिकमेंड कर देते हैं, तो उसकी तो करोड़ों का एस्टेब्लिशमेंट है, फिर आगे कहाँ उसको ना तो वो बनवा पाएगा, ना वो बेचने में, क्योंकि फ्री होल्ड राइट्स तो है नहीं, तो लीज होल्ड राइट्स कौन खरीदेगा। नई बस्ती इतना घना मोहल्ला है, सबके बैनामे से बैनामे होते चले जा रहे हैं, तब कोई नहीं किसी ने नहीं रोका। तो इसका ये दुष्परिणाम बहुत होगा, क्योंकि इसमें दूरदर्शिता का बहुत बड़ा अभाव हमें नज़र आ रहा है इस विधेयक में। और यदि अगर फ्री होल्ड राइट्स आप नहीं खोलते हैं, नहीं देते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो प्रभावित तो मध्यम वर्ग होगा। आजकल का सबसे जो दबा हुआ और कुचला हुआ वो है, वो दलित नहीं बल्कि मध्यम वर्ग है, समाज का मध्यम वर्ग, जिसने अपनी जमा पूंजी लगा करके एक पुराना मकान खरीदा, बिल्कुल जर्जर हालत में था, उसको किसी तरह रिमॉडल करके वो बनाया, ये सोचते हुए कि हम अब तो मकान मालिक हो गए। जब उसको ये पता लगे कि हम मकान मालिक नहीं, जिसमें हमने बनाया जो बैनामे से ख़रीदा, क्योंकि बैनामे में तो लिख दिया जाता है कि मालिक को काबिज़ में हूँ, और उसी को आधार बना कर अगला ख़रीद लेता है, लेकिन लीगली उसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। तो ऐसे हालत में ये सारी चीज़ें इसमें एनालाइज नहीं की गई हैं। जैसे ये बताइए, जैसे सरकारें आती हैं, नजूल भूमि को लेकर के उनकी पॉलिसी चेंज होती रहती है। कुछ समय पहले पॉलिसी आई थी कि जो लोग चाहें फ्री होल्ड करा लें, कुछ लोगों ने फ्री होल्ड करा लिए, कुछ लोग किस्तों की वजह से उन्होंने कुछ पैसा जमा किया जो कुछ बाकी है। तो अब जब ये स्थिति, जो मौजूदा विधेयक अगर लागू होता, तो वो सारी स्थितियां एकदम उनके विरोध में आ जाएंगी। देखिए, वो तो प्रतिकूल अवस्था आ ही जाएगी। जैसे हमने आपसे पहले जिक्र किया कि नजूल पर कोई भी ना तो अधिनियम है ना नियमावली है, खाली एक रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर का कंपाइल्ड किया हुआ, जीओस को कंपाइल किया हुआ मैनुअल बना हुआ है, और मैनुअल के आधार पर ही पूरा काम होता रहे। अब उसमें सारे जियोज हैं, तो किसी जो भी सरकार आई उसने उस जियो से अपना जियो लागू कर दिया। एक्ट तो है नहीं जो उसको फर्दर ओवरराइड करे, वो तो नजूल मैनुअल है। नजूल मैनुअल को डिफरेंट जियोज फिर आता है कि आप खोल दीजिए, इसमें फ्री होल्ड कर दीजिए, थोड़ा दिन काम चलता, फिर एक दूसरा जियो आ जाता है, नहीं साहब उसको सबको रोक दीजिए। तो ये जब तक कोई एक्ट नहीं होता, और एक्ट होना चाहिए वो पब्लिक का हित देखते हुए, उन सब का हित सुरक्षित करते हुए जो पुश्तों से रह रहे हैं, जिन्होंने बैनामों से ख़रीदी है। अब आप बाज़ार में चबूतरे अलॉट होते थे किसी ज़माने में, अब वो सब वहाँ दुकानें बन गई हैं, और वो सारी ज़मीन नजूल है। पूरी बाज़ार ले लीजिए, मोहल्ला आलमनगर की सारी बाज़ार ले लीजिए, अपनी मुख्य मंडी नई बस्ती की वो आप पूरी बाज़ार ले लीजिए, मोहल्ला तामसेनगंज की बाज़ार ले लीजिए, ये सब नजूल के अंतर्गत आती हैं। और आदमी तो समझ रहा है हम मालिक है, लेकिन अब उसके लीज होल्ड राइट्स अब रिन्यू नहीं होंगे। 30 साल तक एंजॉयमेंट है, इसके बाद सरकार की आगे क्या पॉलिसी होती, कौन सरकार आती, क्या देखती है, तो ये सब अधर्म में है, इस वजह से रोष है। अभी तक कुछ समय पहले तक विधेयक जब तक नहीं आया, जिसने रजिस्ट्री करा रखी थी वो जानता था इसका मैं ऑनर हूँ, इसका स्वामित्व तो हमारे पास है। लेकिन अब ऐसी ज़मीनों का स्वामित्व उसके पास नहीं है, ये जान करके उसको एक बहुत बड़ा झटका और सदमा लगा है, और वो आशंकित है कि भविष्य में क्या होगा। उसने सारी अपनी पूंजी और कमाई उस मकान में लगा दी, या किसी तरीके की संपत्ति या ज़मीन में लगा दिया। तो ऐसे लोगों के हित के लिए सरकार क्या कदम उठाकर, सुझाव के तौर पे आपसे पूछे तो आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित मध्यम वर्ग है, और मध्यम वर्ग ही सबसे हमेशा से प्रभावित रहा है। उपेक्षित वर्ग है, ना तो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद कर पाता है, ना इसके पास इतने साधन है कि वो अपने आर्थिक क्षमता से प्रभावित कर सके किसी को। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, और उनके लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। यहाँ सिर्फ है कि कैसे प्रॉपर्टी सरकार के कंट्रोल में रहेगी,
सरकार जिसको चाहे वो अपना करेगी। लेकिन इसमें इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो मनीड पर्सन है वो तो ऑक्शन में परचेज कर लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगे, फर्म बनाएंगे, ऑक्शन में परचेज कर लेंगे, फिर जिस तरीके से चाहेंगे अपनी प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करेंगे। लीज वो एक्सटेंड करा सकते हैं, जैसे अभी लीज का ही प्रोविजन है 30 साल, हो सकता है कोई गवर्नमेंट है उसे फिर 90 साल कर दे। तो इस तरीके से अब आप बताइए कि ये सब जो जिन मोहल्लों को मैंने नाम लिया वहाँ के निवासी कहाँ जाएंगे और कैसे, उनके पास आर्थिक क्षमता नहीं, कैसे अपने पट्टे को रिन्यू कराएं, क्योंकि वो तो अपने को मालिक समझ रहे हैं, वो बैनामे से मालिक समझ रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दूं और कि लोगों का ये भी है कि साहब जब मैं बैनामा करा रहा था तब क्यों नहीं रोका सब रजिस्ट्रार ने? सरकार के ही तो हैं, वो सरकार के अधिकारी हैं, उन्हें रोकना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन नियमावली का एक रूल 142 है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी को किसी भी दस्तावेज की वैधता देने का, देखने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो ये नहीं देखेगा कि सौदा धोखाधड़ी का हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो रजिस्टर कर देगा, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी देखेगा कि सर्किल रेट के हिसाब से आपने स्टैम्प ड्यूटी दी है या नहीं दी है, इसके अलावा वो कुछ नहीं देखेगा। तो आप ये कहें कि साहब हमारा बैनामा हुआ था उस समय सरकार ने क्यों नहीं दिए, तो ये रूल 142 जो है वो उसको रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो इन बैनामों का भी कोई अब अर्थ नहीं रह गया है। सीतापुर की कितनी जगह ऐसी होगी जो नजूल के अंतर्गत आती है? आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि वो स्टेट जो आर्मी स्टेट द्वारा ऑक्शन की जा चुकी है, जिसमें आपका ओल्ड कैंटोनमेंट कहलाता था, इसमें आप मोहल्ला लोहारबाग देख लीजिए, मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर है, या हेड पोस्ट ऑफिस रोड के उधर के हैं, तो ये रेस कोर्स ग्राउंड कहलाता था। रेस कोर्स ग्राउंड जो था वो रक्षा संपदा विभाग ने उस समय गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा रक्षा सचिव ऑक्शन कर दिया। तो वो हिस्सा तो अब उसमें तो सरकार कैसर हिंद की मिल्कियत चली गई। हालांकि जो नॉन जेडे के खतौनी में अभी भी उसमें चूंकि लिखी हुई सरकार कैसर हिंद, तो अभी वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती। जब खतौनी लेके जाता है तो वो कहते हैं इसमें तो सरकार की मिल्कियत लिखी हुई है। हालांकि ये अंकन मेरे हिसाब से विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि जब सरकार कैसर हिंद ऑलरेडी उसको ऑक्शन कर चुकी, उसे बेच चुकी है, तो अब अगर खतौनी में अंकन है तो उसको हम तो समझते हैं त्रुटिपूर्ण ही कहा जाना चाहिए। लेकिन अंकन है तो अंकन है। तो यहाँ उन लोगों को भी दिक्कत आ रही है जो उस एरिया में है, जो नजूल से प्रभावित नहीं है, वहाँ भी दिक्कत आ रही है। ये जिस तरीके से ये प्रवर समिति के हवाले किया गया है विधान परिषद में, ये पूरा प्रकरण, अगर सुझाव के तौर पे जैसे कि भी सुझाव मांगे जाएंगे, आपत्तियां आएंगी, तो क्या कुछ ऐसा है जिससे लोगों को राहत मिल सके? देखिए, सुझाव तो प्रवर समिति के सम्मुख जब कोई भी मसला आता है तो वह एक प्रकाशन करती है कि ये प्रकरण हमारे सामने है, ये हमारे सामने विधेयक है, इसके संबंध में किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति करनी तो फलां तिथि तक हमारे सामने प्रस्तुत करें। फिर जब आपत्तियां वहाँ सब इकट्ठा हो जाती हैं तो वो उसकी सुनवाई की डेट लगाती है प्रवर समिति, और प्रवर समिति में उस आपत्तियों के प्रकाश में जो भी अपना संशोधन प्रस्तुत करे वो संशोधन पुनः सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए, सुझाव तो बहुत हैं कि अगर आप वास्तव में जनता को रिलीफ देना चाहते तो आप उन बैनामों के जो कि ओरिजिनल लेसी का जो से किया हुआ जो बैनामा है, उस समय का जो सर्किल रेट है, उसी के आधार मान के अपना फ्री होल्ड राइट्स दे दें, तो उसको इसमें हज़ारों जनता जो है वो लाभान्वित होगी, बल्कि उसको लाभान्वित नहीं, राहत हो जाएगी। और तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसमें इस सदमे में हैं कि साहब अब क्या ये, हम तो समझ रहे थे कि हम इसके मालिक हैं। ख़ासतौर से ये तमाम मोहल्ला परेड आप ले लीजिए, नई बस्ती ले लीजिए, तामसेनगंज मोहल्ला, आलमनगर मोहल्ला, यहाँ के लोग सदमे में हैं कि साहब ये ज़मीन क्या हमारी नहीं रहेगी? गुरुद्वारा रोड है, रंपा टॉकीज़ रोड है, ये सब उसी में है, सब नजूल के अंतर्गत आते हैं। आपका ये ग्वालमंडी तक चला जाता, मोहल्ला स्वरूप नगर भी नजूल में है, ये छावनी कदीम ग्वालमंडी तक है, बहुत बड़ा एरिया। जितना आपको बताया बस उतना छोड़ के बाकी सब जब्त शुदा जायदाद है, जायदाद मुंजब्ता या नजूल जिसे आप कहिए है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत चंद्रा जी, जिन्होंने नजूल विधेयक को लेकर के क्या कुछ बारीकियां हैं उसने विस्तार से समझाया। सीतापुर जिला इससे कितना प्रभावित होगा इसको लेकर के भी बताया। शहर के लोग आशंकित हैं, परेशान हैं, सदमे में हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और सबसे मुख्य बात यह है कि उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से नजूल पर काबिज लोगों को सरकार राहत दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नीरज श्रीवास्तव, UV TV, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं अर्पित मिश्रा तेजस
आपके लिए लेकर आ रहा हूं कविताओं का एक ऐसा शो जहां पर बात होगी साहित्य, कविता, हास्य, व्यंग और ओज की। आइए जल्द ही आपके सम्मुख होंगे हम लोग एक शो लेकर, कवि जी कमाल हो, यूवी टीवी यूनाइटेड वार्ता पर।